हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्चा। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में मीडिवल हिस्ट्री का आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज दिल्ली सल्तनत। इसके पहले अरब इन्वेजन के बारे में, टर्कीज इन्वेड के बारे में और बैटल ऑफ तराइन के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी अवेलेबल है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर? पूरे टॉपिक को हम यहाँ पे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये पूरा टॉपिक दो अलग अलग पार्ट्स में आएगा दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काफी बड़ी है। इसके अंदर 5 डायनेस्टी हैं, 5 राजवंश हैं। तो आज हम केवल 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्लेव और खिलजी के बारे में। तो आज हम डिस्कशन किस पे करेंगे? स्लेव एंड खिलजी डायनेस्टी पे आज डिस्कशन करेंगे। सेकेंड वीडियो में बाकी रिमेनिंग राजवंशों पे हम बातें करेंगे। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पूरा टॉपिक मैंने PYQs के साथ तैयार किया है, जिसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आज की क्लास का PDF भी ले सकते हैं, और PDF हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो वेबसाइट से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1। सो ये है दिल्ली सल्तनत का मैप, किस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत में कब्जा किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जिसे हम मामलुक भी बोलते हैं। तो मामलुक डायनेस्टी का जो रीजन है वो इतना सा ही है, कम ही, मतलब इन्होंने दिल्ली अजमेर तक ही रूल किया था। इनकी जो पहली कैपिटल थी वो लाहौर थी, और फिर बाद में जाके इन्होंने दिल्ली जो है वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। मामलुक के बाद आते हैं खिलजी। खिलजियों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। इन्होंने अपने एरिया को थोड़ा और एक्सपांड करने का काम किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, वही पद्मावत मूवी वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। सबसे ज्यादा जिन लोगों ने एक्सपांड किया है भारत में वो है तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी इन्होंने सबसे लंबे समय तक रूल भी किया है, सबसे लंबे समय तक रूल किया है। तो हम तुगलकों के बारे में बात करेंगे आने वाले सेशन में। तुगलक के बाद सैयद है, सैयद बहुत कम समय के लिए आए थे, और फिर लोधी। और लोधी डायनेस्टी के बाद जो इब्राहिम लोधी था ना, लास्ट रूलर, उसको मार दिया गया, और उसको मारने के बाद बाबर आता है और मुगल सल्तनत की शुरुआत हमारी कंट्री में होती है। तो आने वाले वीडियो में हम मुगल सल्तनत के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले चेर, चोल, पांड्य और विजयनगर एम्पायर पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 डायनेस्टी थी, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो आज हम केवल 2 के बारे में बात करने वाले हैं, मामलुक एंड खिलजी के बारे में। ये बात भी आपको पता, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1526 AD के बीच का है। इसके बीच में 5 वंश आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हुआ क्या था? सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी के 4 स्लेव होते हैं, या 4 गवर्नर आप बोल सकते हैं। तो उसके मरने के बाद पूरा एम्पायर 4 अलग अलग रूलर्स में डिवाइड हो जाता है। भारत का जो हिस्सा गवर्न करने के लिए दिया जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है। इसके अलावा नासिरुद्दीन क्वाचा, ये रूलर बनते हैं मुल्तान के। फिर है इल्दीज जो है वो गजनी के रूलर बनते हैं, और बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो रूलर बनते हैं वो बंगाल के पार्ट के बनते हैं। तो आज हमें इसी दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कशन करना है। तो हमारा डिस्कशन होगा किसके ऊपर? स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। अब यहाँ पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख सकते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ। स्लेव डायनेस्टी का समय कितना है? 1206 से 1290 के बीच में है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सुल्तान वाला डायनेस्टी है। इसके अंदर लगभग 10 सुल्तान हुए, लेकिन हम 10 के बारे में नहीं, केवल 5 के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का पीरियड है 1290 से लेकर 1320, और ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए आए थे। सबसे कम समय जो है वो दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का रहा है। खिलजियों के बाद आते हैं तुगलक। तुगलकों का समय आप देखेंगे 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग 100 ईयर्स आप इसमें देख सकते हैं। मतलब है तो 96, लगभग 100 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है तुगलकों ने, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे शॉर्ट टेरिटरी में रूल किया है सैयद ने, 1414 से लेके 1451 तक। और लीस्ट नंबर ऑफ सुल्तान वाला कौन रहा है? लोधी, जिसमें केवल हमें 3 के बारे में ही डिस्कशन करना है। अब यहाँ पे अगली चीज आपको जो सीखनी है, जो स्लेव है, खिलजी और तुगलक है, ये तीनों जो है वो टर्की हैं।
कहाँ से आए हैं? तुर्की से आए हैं, टर्क से ये। सैयद जो है वो अरब से है और ये अपने आप को डिसेंडर मानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद का। और लोधी जो है वो अफगान से। तो आपको ये भी याद रखना कि कहाँ से इनका ओरिजिन है, कहाँ से ये भारत में आए हैं। डन। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी में हमको ले दे के 5 रूलर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव होता है मोहम्मद गौरी का। इसके बाद इल्तमश, इल्तमश जिसे हमने एक्चुअल फाउंडर कहा है, ये है एक्चुअल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। इल्तमश जो है वो स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए इल्तमश को स्लेव ऑफ स्लेव मतलब दासों का दास कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? दासों का दास, क्योंकि ये दास का भी दास है। मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तमश, इसलिए इसको दासों का दास बोल दिया। इल्तमश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, ये पहली फीमेल रूलर होती है मिडिवल इंडिया की। रजिया सुल्तान पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नसीरुद्दीन पे एंड देन गयासुद्दीन बलबन पे। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस पूरे में, क्योंकि बलबन ने कई सारे ऐसे चीजें की हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस किसने की थी? बलबन ने की थी। तो इन पांचों के बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पे समझेंगे। आप इस मैप में भी स्लेव डायनेस्टी के बारे में देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो स्लेवों का है। इन्होंने पहली कैपिटल लाहौर बनाया था, फिर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। इनको ही हमको समझना है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं PYQs, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर उनको समझने के बाद हम बाकी थ्योरी समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फाउंडेशन स्टोन रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो मर गया था। इसके बाद उसका जो सन इन लॉ होता है इल्तमश, वो कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट कराता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार से एसोसिएटेड है, इल्तमश भी है और फिरोज शाह तुगलक भी है। गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी रिलेशन कुतुब मीनार से नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था तो भारी खुश था, बहुत खुश था। और उसने उस समय कॉपर के जो कॉइन चलते थे, जिन्हें हम जीतल कहते हैं, कॉपर के कॉइन को क्या कहते हैं? हम जीतल कहते हैं। तो उसने लाखों रुपए के कॉइन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बांट दिए थे, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? तो लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली अपना कैपिटल किस सुल्तान ने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तमश। ऑप्शन सी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर क्वाइन एंड डिक्लेयर दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? तो कौन था वो? इल्तमश था, जिसने कैपिटल डिक्लेयर की थी दिल्ली को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इल्तमश को कहा जाता है, दासों का दास। ऑप्शन ए। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन रूलर ऑफ द मीडिवल इंडिया? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, इल्तमश की बेटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसके समय में चंगेज खान ने इन्वेट किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया? मतलब जो सिंध बलूचिस्तान का रीजन है, वहां पे किसने इन्वेट किया था? मतलब चंगेज खान ने किसके समय इन्वेट किया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तमश के समय। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम क्या था? तो चंगेज खान का ओरिजिनल नाम था तेमुजिन। क्या नाम था? तेमुजिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन या फिर गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो बलबन ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, थ्योरी आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या पढ़ना है ना। तो इसलिए पहले क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया हो कि पढ़ना कितना है हमको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बलबन ने अपने आप को किसका टाइटल दिया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली लाही का टाइटल इसने दिया था। ये खुद को शैडो मानता था, गॉड की शैडो, गॉड की परछाई। कौन अपने आप को मानता था? तो बलबन मानता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर्शियन फेस्टिवल नवरोज
की शुरुआत किसने की थी? तो पर्शियन फेस्टिवल नवरोज की शुरुआत बलबन ने कराई थी। किसने कराई थी? बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा सुल्तान है जो अपने आप को हेल्पर ऑफ खलीफा कहता था? हेल्पर ऑफ खलीफा कहता था, और इसने एक मस्जिद की वॉल पे ये बात इंस्क्रिप्ट भी करवाई है, लिखवाई भी है। तो हेल्पर ऑफ खलीफा वही व्यक्ति होगा जो कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को लेके चल रहा होगा, जो कि चाहता होगा कि हम इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करें और हिंदुओं को भी इस्लाम में कन्वर्ट करा दें। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, बलवन ही था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय तुर्कान ए चहलगानी? तो चहलगानी का क्या मतलब है? ये 40 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी? तो कौन से बैटल के बाद मोहम्मद गौरी की एंट्री हो जाती है? तो आंसर हो जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आइए एक एक करके हम थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय जो है वो 1206 से लेकर 1210 के बीच का समय है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव होता है मोहम्मद गौरी का, और स्लेव को अरेबिक में मामलुक कहा जाता है, इसलिए स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही वो व्यक्ति है जिसने मुस्लिम रूल की शुरुआत इंडिया में की थी। इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था, और पहली इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम की शुरुआत भी किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने डोनेट किया है 1 लाख कॉपर कॉइन, जिनको जीतल भी कहा जाता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कई सारे टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुरान खान, लाख बख्श और हातिम ताई, ये सभी नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के आपको देखने को मिलते हैं। इसने अपने आप को रूलर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया था 1208 से 1209 के बीच में। इसने मतलब अपनी सेरेमोनी करवाई थी, अपने आप को ताजपोशी करवाई थी। अच्छा, इसके दरबार में एक स्कॉलर रहता था जिसका नाम था हसन निजामी, और हसन निजामी ने इसे सुल्तान कहा था। इसके अलावा हसन निजामी जो है उसने एक पुस्तक भी लिखी है जो कि हमें हिस्ट्री बताती है दिल्ली सल्तनत की, और उसकी बुक का नाम क्या है? ताजुल मासीर है। नेक्स्ट बात करेंगे फखरुद्दीन। ये भी एक ऑथर थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारिक मुबारक शाही। तारिक मुबारक शाही इनकी पुस्तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन करवाया था, शुरू करवाया था कुतुब मीनार का, बख्तियार काकी की याद में, जो कि एक सूफी सेंट थे। और फिर इसका जो दामाद था ना, इल्तुतमिश, उसने कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था 1220 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। एक है क्वावत उल इस्लाम दिल्ली में, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। फिर एक दिन ये पोलो खेल रहा था, मतलब चौगान खेल रहा था, और हॉर्स से, घोड़े से गिर गया और ये मर जाता है 1210 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो टॉम या समाधि है वो कहाँ पे है? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो बेटा होता है आराम शाह, वो गद्दी पे बैठता है। नाम से समझ में आ रहा है, आराम पसंदीदा आदमी है, इनकैपेबल रूलर होता है, इसलिए इसे ये केवल 8 महीने तक ही रूल कर पाता है। इसको गद्दी से हटा दिया जाता है, आराम शाह को डिथ्रोन कर दिया जाता है, और इल्तुतमिश फिर है गद्दी में बैठता है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट रूलर होता है वो इल्तुतमिश होता है 1210 से लेकर 1236 के बीच में। ये बेसिकली इल्बरी तुर्क है, मतलब ये इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करता है, इसलिए स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक के अलावा इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इक्तदार होता है ग्वालियर का, साथ ही सन इन लॉ मतलब दामाद भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, ये 1211 में 1211 में इल्तुतमिश जो है वो आराम शाह को डिथ्रोन करता है और खुद सुल्तान बनता है, और अपना पूरा नाम रखता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक, ये इसके बाद जाता है खलीफा के पास, और वहां से एक लीगल फरमान लेकर आता है और अपने आप को रूलर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है। ये अपनी कैपिटल भी लाहौर से शिफ्ट कर देता है दिल्ली, और इसके समय ही चंगेज खान का हमला जो है वो भारत पे होता है, लेकिन अपनी पॉलिसीज के अंतर्गत ये इल्तुतमिश जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि चंगेज खान जो है वो मंगोल का रूलर होता है, मतलब मंगोल के रूलर को ये डिथ्रोन कर देता है, और मंगोल का जो रूलर होता है ना वो हमारे पास आता है इल्तुतमिश के पास शेल्टर लेने के लिए। तो यहाँ पे इल्तुतमिश जान चुका है कि अगर इसको शेल्टर दे दी तो चंगेज खान का हमला हो जाएगा, तो वो शेल्टर देने से मना कर देता है। तो इस तरीके से जो उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, तो चंगेज खान का हमला भारत में होने से बच जाता है। ये इंट्रोड्यूस करता है सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। तो कॉपर जीतल और सिल्वर टंका की इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये 40 मेंबर्स का, 40 रूलिंग एलाइट्स का एक ग्रुप बनाता है जिसको हम चहलगानी कहते हैं। ये 40 मेंबर जो होते हैं वो
रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मैटर्स पे डिस्कशन करने का काम करते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन इन्हीं के जरिए होता है। कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि अगली रूलर बनती है दिल्ली सल्तनत की। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है यही व्यक्ति है चंगेज खान, जो कि मंगोलियन है, और इनका एक्चुअल नाम जो है वो तेमुजिन है। ठीक है, इनके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगली बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इल्तुतमिश ने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड किया था, जिनको इक्ता कहते थे। मतलब इक्तेदारी सिस्टम की शुरुआत जो है वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इसने 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एंड आर्मी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब मीनार का जो प्रमाइसेस है उसमें एक रिजर्वायर और मदरसा की स्थापना भी इसने करवाई थी। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नशीरुद्दीन, और नशीरुद्दीन जो है वो 1231 में मर जाता है। तो इसकी टॉम बनवाई थी इसने दिल्ली में। तो ये पहला मुस्लिम रूलर है या पहला मुस्लिम व्यक्ति है जिसकी टॉम दिल्ली में बनाई गई है, जिसका नाम है सुल्तान घारी। ठीक है, सुल्तान घारी मॉन्यूमेंट जो है वो नसीरुद्दीन की टॉम है। इसके बाद इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1236 में, और इसका जो टॉम है कहां पर है? कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में आपको देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश की डेथ के बाद इसका जो बेटा होता है रुकुद्दीन, रुकुद्दीन फिरोज शाह जो है वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, ये इसका क्योंकि एल्डेस्ट बेटा होता है और जो 40 लोगों का मेंबर होता है ना, उनकी मदद से ये गद्दी पे बैठ जाता है, लेकिन प्रॉपर ये एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर पाता, और उसके बाद फिर रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती हैं। आइए हम बात करेंगे डायरेक्टली रजिया सुल्तान के ऊपर। रजिया सुल्तान का जो पीरियड है वो 1236 से लेकर 1239 के बीच का है। ये पहली एक और केवल एकमात्र ऐसी फीमेल रूलर है जिसने मीडिएवल इंडिया में रूल किया है। इन्होंने अपने एम्पायर में एक इथोपियन स्लेव को हायर किया था जिसका नाम था याकूत, और याकूत जो था वो मास्टर था रॉयल हॉर्सेस का, जिसको आमिर ए आखुर कहा जाता था, और इसके साथ ही कई सारे कैंपेन्स रन करती थी। ये दरबार में जाती थी और कोट वगैरह पहनती थी, और जो पर्दा सिस्टम था उसको भी हटा दिया था। तो कई सारे मिलिट्री ऑपरेशन रजिया सुल्तान ने रन करने का काम किया है। इसके अलावा 1240 में अल्तुनिया अल्तुनिया जो कि गवर्नर था भटिंडा का, वो रिवॉल्ट कर देता है अगेंस्ट हर, और इसको ही डिफीट करने के लिए वो याकूत के साथ मार्च करती हुई अल्तुनिया के पास पहुंचती है भटिंडा। और वहां पे क्या होता है, वहां पर अल्तुनिया याकूत का मर्डर कर देता है और रजिया को जेल में डाल देता है। लेकिन रजिया कुछ समय के बाद जेल से रिहा होती है, और उसके बाद फिर अल्तुनिया से शादी करती है और दिल्ली की तरफ ये लोग आते हैं। जब दिल्ली की तरफ रजिया और अल्तुनिया आ रहे होते हैं तो चहलगानी जो सिस्टम था ना, 40 लोगों को मेंबर्स, वो लोग अपने लोगों को भेजते हैं और इन दोनों को मरवा देते हैं, इन दोनों को मरवा देते हैं। अब बात करते हैं ग्रेव ऑफ रजिया। रजिया सुल्तान की टॉम कहां पर है? तो ये टॉम आपको तुर्कमेन गेट ओल्ड दिल्ली में देखने को मिलेगी। और अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता की 14th सेंचुरी में रजिया सुल्तान की जो टॉम थी ना, उसको एक पिलग्रिम सेंटर बना दिया गया था, धार्मिक स्थान। अगली बात करते हैं बलबन के बारे में। अब इस 40 लोगों का जो ग्रुप था ना, उसमें एक व्यक्ति बलबन भी था। एक व्यक्ति कौन था? बलबन भी था। तो बलबन जब इस चहलगानी सिस्टम का हिस्सा था, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से लेकर 1286 तक दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, जिसको उलूग खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो बन चुका है दिल्ली का सुल्तान। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो 40 लोगों का जो ग्रुप है ना, चहलगानी सिस्टम, इसको खत्म कर देता है, क्योंकि उसे डर है जैसे कि मैं इससे निकल के आया, कोई दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पे आके गद्दी में ना बैठना लगे, इसलिए करता है ऐसा। कई सारे मंगोलों के खिलाफ कई सारे मिलिट्री कैंपेन्स को भी रन करने का काम बलबन करता है। बलबन अपने आप को शैडो गॉड की शैडो बोलता है अर्थ में, और इसे जिल्ले लाही का टाइटल लिया था। ठीक है, इसने ब्रोक कर दी थी पावर ऑफ द 40, और इसने एक पर्शियन फेस्टिवल की शुरुआत की थी जिसका नाम था नवरोज। ये अपने आप को खलीफा का राइट हैंड भी मानता था। ये इसका मानना था कि जो राजा होते हैं उसका पोजीशन बहुत बड़ा है, राजा जो है वो भगवान के बराबर है, बाकी सारे मिनिस्टर या स्लेव जो है वो बहुत नीचे हैं। इसलिए अगर आप दरबार में एंट्री करो तो आपको कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन कौन से थे? तो आंसर हो जाएगा सजदा। मतलब जब दरबार में एंट्री करते हो तो झुक के राजा को सल्यूट करो, सम्मान दो राजा को, और पैबोस मतलब राजा की फीट को किस करना। इसके अलावा आमिर खुसरो कंटेम्पररी था बलबन के, इसके दरबार का हिस्सा नहीं था लेकिन इसके समकालीन था आमिर खुसरो। ठीक है, आइए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बलबन ने 2 डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी। एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता था दीवान ए बिजारत, और दूसरा है मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको दीवान ए अर्ज कहा जाता था। ठीक है, इसका कहना था कि मतलब जो मुसलमान है उनके साथ तो ये
अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जो हिंदू थे उनके साथ बहुत ही हार्श पॉलिसीज को ये लेकर चलता था। इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम भी थे, मतलब जो इंडियन मुस्लिम थे ना, उनको भी ऊंचे पोजीशंस पे ये हायर नहीं करता था। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने का काम किया था और एक अलग से स्पाई डिपार्टमेंट बनाया था सारी की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। बलबन के बाद बलबन का जो कह सकते हैं ग्रैंडसन होता है कैकुबाद, वो गद्दी पे बैठता है। कैकुबाद वाज द ग्रैंडसन ऑफ बलबन, जो कि सुल्तान बनता है दिल्ली का, नोबल्स के द्वारा, मतलब 40 लोगों का मेंबर, मतलब नोबल्स होते हैं बेसिकली, एलाइड ग्रुप के ही मेंबर होते हैं, उनके द्वारा इसे बनाया जाता है। कैकुबाद के बाद इसका जो बेटा होता है कैमूर, वो गद्दी पे बैठता है। लेकिन कैमूर के दरबार में एक मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ वॉर, जिसका नाम होता है फिरोज द अरीज ए मुमालिक। ये क्या करता है, कैमूर को मार देता है और उसे गद्दी से हटा के फिर खुद गद्दी पे बैठ जाता है, और जिसका एक्चुअली नाम होता है जलाल उद्दीन खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत यहां से होती है। तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, तो समझ चुके हैं हम, जलालुद्दीन खिलजी है, 1290 से लेकर 96 के बीच में, ठीक है। और इसका ही बेटा होता है क्वैम खान। अब जलालुद्दीन खिलजी जो होता है, जब गद्दी पे बैठता है ना, 70 साल का होता है, काफी बूढ़ा हो चुका होता है। और इसी का सन इन लॉ, इसी का जो दामाद होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर है और इसका समय है 1296 से लेकर 1316 के बीच में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका जो बेटा होता है, उसका नाम क्या होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। वो गद्दी पे बैठता है 1316 से लेके 1320 के बीच में, और उसके बाद फिर तुगलकों की शुरुआत होती है। तुगलकों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए इन तीन और राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत 1290 में की गई थी। इनका समय 1290 से लेकर 1320 तक का है। स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को गद्दी से हटाकर खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है और फाउंडर होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो कि उस समय 70 साल के होते हैं। ये बेसिकली टर्क होते हैं, लेकिन सेटल हो जाते हैं अफगानिस्तान में। इन्होंने कई सारी मतलब अपनी ओल्ड एज में भी कई सारी कैंपेन्स को सक्सेसफुली रन किया है और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था किलोखरी को। फिर जलालुद्दीन के ही सन इन लॉ, मतलब दामाद होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी उस समय गवर्नर होते हैं कारा के। कहाँ के गवर्नर होते हैं अलाउद्दीन खिलजी? कारा के गवर्नर होते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी अपना कैंपेन रन करते हैं साउथ इंडिया में और देवगिरी किंगडम को एक्वायर करते हैं, काफी ज्यादा पैसा वहां से लूटते हैं। देवगिरी वॉज द फर्स्ट साउथ इंडियन स्टेट टू रिसीव इस्लामिक इन्वेजन। तो पहला मुस्लिम आक्रमण साउथ इंडिया में कहाँ हुआ था? देवगिरी में हुआ था। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, कुछ समय बाद अपने ही चाचा को या अपने ही ससुर को मार देता है और खुद गद्दी पे बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर होता है खिलजी डायनेस्टी का। आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय दो डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी के पास थे। एक था आमिर ए तुजूक और दूसरा है अरीज ए मुमलिक, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ये दोनों पोर्टफोलियो संभाला करता था। जो जलालुद्दीन खिलजी की टॉलरेंस की पॉलिसी थी, उसके उल्टा इसने काम किया। इसने कहा कोई भी टॉलरेंस नहीं, अगर कोई भी मेरी बात को नहीं मानता है, लॉ को ब्रेक करता है, अपोज करता है, तो उसको बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा। ये एकदम उटपटांग टाइप का राजा था। इसने कहा कि कोई भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे एम्पायर में नहीं होना चाहिए। अल्कोहल पे बैन लगा दिया। अगर आपको शादी करनी तो विदाउट परमिशन आप शादी नहीं कर सकते हो। सोशल गैदरिंग नहीं होगी। और ये सारी चीजें सही तरीके से रन हो रही हैं नहीं, कोई सोशल गैदरिंग तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों को देखने के लिए इसने वरीद, मतलब एक स्पाई सर्विसेज की शुरुआत भी करी थी। तो इस तरीके का अजीब सा राजा ये था। इसके दरबार में आप देखेंगे दो तीन आपको इंपॉर्टेंट स्कॉलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बर्नी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारिक ए फिरोज शाही। नेक्स्ट बात करेंगे आमिर खुसरो और मीर हसन देहल, इसके दरबार में रहा करते थे। इसने अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर ए आजम। तो सिकंदर ए आजम अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही आमिर खुसरो को भी टाइटल दिया था तूतिए हिंद का। तो तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। इसने मंगोलों के खिलाफ कई सारी बैटल लड़ी है, बैटल ऑफ जालंधर, बैटल ऑफ किली, बैटल ऑफ अमरोहा एटसेट्रा। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था जिसने उसको 1000 दिनार देके खरीदा था, जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जितने भी कैंपेन रन हुए थे उन सबको लीड करने का काम कौन करता था? मलिक काफूर करता था। अब यहाँ पे कई सारे मिलिट्री रिफॉर्म भी जो हैं वो कराए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
अलाउद्दीन खिलजी ने भी पहला सुल्तान था जिसने अपनी लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। इसके पहले क्या होता था, कोई भी राजा था, जब वॉर की सिचुएशन होती थी या कोई दूसरा राजा इन्वेड कर रहा है, उस समय ये अपनी आर्मी को रखते थे। लेकिन यहाँ पे परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखने की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और उनको कैश में पेमेंट करता था। किसमें पेमेंट करता था? कैश पेमेंट करना शुरू किया था। इसने इनोवेट किया था होलिया सिस्टम एंड दाग सिस्टम। अब कोई भी सोल्जर अगर आर्मी में इंट्रोड्यूस होगा तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किसका उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी हाइट है, फिट है कि नहीं है, एटसेट्रा। तो होलिया सिस्टम और दाग सिस्टम की शुरुआत यहाँ पे की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग सिस्टम का मतलब है कि घोड़ा घोड़ा जो होता है ना, हॉर्स, उसको आप मार्किंग करो कि घोड़ा फिट है, आर्मी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे आर्किटेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो कैपिटल थी वो सीरी फोर्ट में बनाई थी। कहाँ पे? सीरी फोर्ट, कैपिटल अपनी वहां पे इसने बनाई थी। इसने अलाई दरवाजा का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था हौज अलाही, हौज खास की शुरुआत इसने करवाई थी। जमायत खाना मॉस्क बनवाया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को टाइटल दिया था सिकंदर ए शानी, जैसा कि मैंने कहा था। अगली यहाँ पे बात करते हैं लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। इसने कहा था कि रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है कल्टीवेशन में, तो आप उसको आधा हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा। रेवेन्यू वॉज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एंड वॉज बेस्ड ऑन द लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसने लैंड रेवेन्यू जो है वो कहा था कि हम कैश के फॉर्म में लेंगे। पहले क्या होता था, रेवेन्यू जो है वो ग्रेन के फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था। ये पहला रूलर था जिसने कहा था हमें ग्रेन नहीं चाहिए, हम यहाँ पे कैश के फॉर्म में ही आपका लैंड रेवेन्यू लेंगे। और उसके बाद इसने क्या किया था, जो सोल्जर्स होते थे, जो आर्मी के लोग थे, उनको भी कैश में ही पेमेंट करता था। इसने क्या किया था, सारे के सारे जो भी खेती वाली या कल्टीवेशन लैंड थी ना, उनकी मैपिंग करवाई थी, उनका मेजरमेंट करवाया था। और मेजरमेंट करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो क्या था? विश्वा था। और उसके आधार पे ही यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था किसानों पे। He was the first Sultan of Delhi who ordered the measurement of land to collect land revenue in cash. इसने चरी और घरी टैक्स की शुरुआत की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरी और घरी टैक्स की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घरी का मतलब है कि आप घर बनाते हो तो उस पर टैक्स लगेगा। चरी का मतलब है आपके पास कैटल है जो कि चरते हैं, यहाँ वहां चराई करते, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने एक नई पोस्ट क्रिएट की थी जिसका नाम था मुस्तकराज, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। इसने अपने दरबार में इक्ता सिस्टम को खत्म कर दिया था। इक्ता सिस्टम, वो इक्तिदारी सिस्टम जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दी थी। ही बॉट एरिया सराउंडिंग टू दिल्ली डायरेक्टली अंडर द स्टेट फॉर रेवेन्यू पर्पस। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इसने अबॉलिश किया था किस्मत ए खुती टैक्स को। ठीक, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अब इसने कुछ मार्केट रिफॉर्म भी किए थे, वो हम देख लेते हैं। क्या रिफॉर्म किया था इसने? इसने पहले चीज तो 3 प्रकार के मार्केट बनाए थे। एक मार्केट था जहां से आप फूड ग्रेन को परचेस कर सकते हो, फूड ग्रेन्स के लिए। दूसरा मार्केट था लग्जरी आइटम्स के लिए, मतलब कॉस्टली आइटम, कॉस्टली कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरीज वगैरह खरीदने हैं, उसके लिए। और तीसरा जो मार्केट था वो कैटल्स के लिए और स्लेव के लिए था, क्योंकि उस समय दास प्रथा थी, लोग दासों को खरीदते थे ना। तो कैटल्स के लिए, हॉर्सेस के लिए और स्लेव के लिए तीसरा मार्केट था। इस तरीके से इसने 3 मार्केट्स यहाँ पे सेटअप किए थे। और तीनों मार्केट्स को चेक करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति को तो अपॉइंट किया जाएगा ना। तो आप देखेंगे शाहना ए मंडी, नायब ए रियासत एंड दीवान ए रियासत, ये 3 वो व्यक्ति थे जो मार्केट को चेक करने का काम करते थे और डेली रिपोर्ट खुद लेता था मार्केट की। इसने यहाँ पे वरीद, एक इंटेलिजेंट ऑफिसर, और मुनियांस, एक सीक्रेट स्पाई की भी नियुक्ति की थी। ठीक है, तो मुनियांस और वरीद के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसने मार्केट की शुरुआत इसलिए की थी जिससे एंजॉय कर सके सिटीजन्स, और हम मतलब सैलरी कम से कम देता था, जिससे मतलब हम लार्ज आर्मी भी कम सैलरी पे ये रख सके। ये सारी चीजें इसने अपने समय में करना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला जो व्यक्ति दिल्ली की गद्दी में बैठता है वो होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि सन होता है अलाउद्दीन खिलजी का। वो गद्दी पे बैठता है, लेकिन ये इतना हार्श रेगुलेशन जो अलाउद्दीन खिलजी का था ना, उस सबको खत्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है, और एक अच्छा रूलर नहीं बन पाता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाता, तो उसका फिर मर्डर कर दिया जाता है। और अगला जो व्यक्ति बैठता है गद्दी पे वो होता है नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन खुसरू शाह, जो कि मुबारक शाह को मार के गद्दी पे बैठता है, लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं रह पाता। द गवर्नर ऑफ दीपालपुर गाजी मालिक, गाजी मलिक जो कि दीपालपुर का गवर्नर होता है, वो खुसरो शाह को मार देता है और मारने के बाद खुद गद्दी पे बैठ जाता है, जिसका एक्चुअल नाम क्या होता है, ग्यासुद्दीन तुगलक होता है। और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो बलबन ने की थी, ये बात आपको पता चल चुकी है। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फिक्स द लैंड रेवेन्यू एंड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट इन द दोआब। तो मेजरमेंट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये बात किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि मुनियान्स क्या है, तो ये है आपका सीक्रेट स्पाई डिपार्टमेंट। चेहरा या फिर हुलिया एंड डार्क सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत, नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस थे और इनके आंसर हैं। आई होप आपको सारा का सारा मैटर समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।